नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हम पॉलिटी के चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है। इस 9th क्लास के 5th चैप्टर में आज हम जानेंगे संस्थाओं का कामकाज। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो शेयर अवश्य करिएगा ताकि हम ये एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और लोगों तक मिलकर बढ़ा सकें और सभी लोगों तक पहुंच सकें। तो एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और अब शुरू करते हैं पॉलिटी के अध्याय 5 में संस्थाओं का कामकाज। ये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है। परिचय को एक बार पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है, और हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करने करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है, और इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान देंगे। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा पॉलिटी है वो इन्हीं 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। मतलब जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पर जो हमारा बेसिकली इंटेंशन रहता है, यानी कि अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी की शुरुआत हमें यहाँ से ही समझ में आती है कि हम किस तरीके से इस बात को कहें कि किसी भी कार्य को पॉलिटिकली समझा जाए तो वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ही केंद्रित होती है। ये चीज़ आगे चल के मैं और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन एक छोटे से रूप में इसकी प्रस्तावना को समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें बेसिक जो स्टार्टअप होता है वो इन्हीं चीज़ों से शुरू होता है। यानी कि जब भी हम पॉलिटिकल किसी भी बात करते हैं तो पॉलिटिकली किसी चीज़ पर बात करने का मतलब होता है कि या तो वो विधायिका से संबंधित है, या वो कार्यपालिका से संबंधित है, या वो न्यायपालिका से संबंधित है। तो इस चीज़ को लेकर ही हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा रूप बताया जिसे मैं और बेहतर तरीके से आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम उन पर यह संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह से काम करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है। इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय में मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इस तरह से संस्थाओं में करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। तो एक और बात जो मैंने ऊपर बताई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अलावा जब भी हम भारत की सरकार की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है केंद्र या संघ की सरकार। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये प्रस्तावना थी जिसे मैंने पढ़ा। प्रस्तावना के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर का 5.1 यानी कि 5वें अध्याय का पहला पॉइंट, मुख्य नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, इसके लिए जो प्रमुख फैसले हैं उनके लिए हम यहाँ जानेंगे कि एक प्रकार का कोई सरकारी आदेश होगा जिसके मुताबिक किसी फैसले को मुख्य रूप से माना जाएगा। तो इसे हम छोटे से एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि 13 अगस्त सन 1900 कुछ के दिन, है ना, एक आदेश जारी किया गया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह, मतलब 13 अगस्त 1991 की बात है, तो सभी सरकारी आदेशों की तरह ये ज्ञापन भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है जैसे OM नंबर, है ना, 3612-3191 कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया
इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC के लिए आरक्षित होंगे। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरी के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी सी निगाह डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडलों की बैठक में ही राजकाज जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। देखिए, क्या हर सरकारी आदेश एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है? इस सरकारी आदेश में क्या खास बात थी, ये आपके सोचने के लिए है। ये सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने सन 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया और इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने सन 1989 में सन 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में हुई चर्चा। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद दल की ही सरकार बनी। जनता दल की जो सरकार बनी, इसके नेता ये जो है क्लियर नहीं लिखा है, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और इसके बाद कई घटनाएं हुई। पहली, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त सन 1991 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया और अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 3612-3191 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह आदेश देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए और इनमें से कुछ हिंसक भी थे।
इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने लगे और इसलिए लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत तीखी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि भारत के विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनकी सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए और उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने को अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने सन 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। देखिए, आरक्षण के मामले में किसने क्या किया। तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की, कैबिनेट, जिसने आदेश जारी करने की घोषणा को लागू किया, राष्ट्रपति, जिसने 27% आरक्षण देने का फैसला किया, और सरकारी अधिकारी, जिसने आरक्षण को वैध कराया। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों के चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला कोई होना चाहिए कि वह सही है या गलत। सबके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है, और यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गईं और इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरणों में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकारों के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अतः क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। कुछ सामान्य रूटीन होता है और इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं
बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। चलिए चलते हैं 5.2 में। संसद कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कोई जिक्र नहीं था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद को नहीं किया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचन जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचन प्रतिनिधियों की सभा होती ही है। ये जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जैसे किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह पर नए कानून बना सकती है। दूसरा, दुनिया भर में संसद चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और महत्वपूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देश में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों पर किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ होता है। संसद किसी भी मामले की सूचना की मांग कर सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सदन। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो अभी करेंटली अपन देखें तो उसमें जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें संसद की क्या होती है, बड़ी भूमिका होती है, या कि उसको अपन सर्वसर्वा मानते हैं या उस पर ही सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है बड़े मामलों में। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को किस तरह किया है, 2 हिस्सों में बांटा है। जैसे एक चैम्बर या फिर जिसे सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और उन्हें कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल का नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि यह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा होगा। अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं और इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। जैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्यों की संख्या के बाद सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी होता है। ठीक है, तो इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्य के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा के पास ही है। आइए कैसे देखते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है।
इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन में देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा के अधिकार हैं कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। आइए कुछ चीजें देखते हैं। लोकसभा में एक दिन। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 को एक सामान्य दिन था। आइए इस पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे: कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है। दूसरा, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं। बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे ढेर सारी सरकार दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। 12:02 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लेना पड़ा। 12:14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे: तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता। 2:26 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करने कर उन्हें पारित किया गया और ये विधेयक थे: प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। 4 बजे आखिर में सरकार के विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7:17 चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुई। तो जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा उसको एक प्रकार से आप छोटा सा कार्यशाला बना के काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग नीतियां बनाते हैं और उन पर चर्चाएं करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 5.3 जानेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको ये उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसे हमने इस अध्याय की शुरुआत में की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने ये फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने ये फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो ये फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी का अधिकारियों को सामूहिक रूप में कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कारण उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं।
दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिकाओं की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों को चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसलों के नतीजों के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है और इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्रियों के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामलों को भलीभांति समझते हैं या वे सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकता है, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाला व्यक्ति की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत वाला पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन से बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसे सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 6 से 8 मंत्री होते हैं, या कह सकते हैं 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करता है और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, उन्हें राज्य की उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं और इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है।
भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग को हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है और उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण कराता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। और इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के देशों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीतिक और चुनाव की पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निर्भर करता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत के गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय ही माननी होती है और इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। आइए चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है और इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामलों में भी यह बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देश के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए वह कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। और इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है।
क्या वह अपने विवेक से भी कुछ नहीं कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, और जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा के बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपतियों का जाना-माना उदाहरण है और उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है और कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका करती है, और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस में बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही उसे प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न करने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका में अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूँकि सरकार में इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। इलियम्मा, अन्नाकुट्टी और मेरीमॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती हैं और ये तीनों एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी रहेगा? अन्नाकुट्टी ये कहती हैं कि मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? मेरीमॉल, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास हैं तो राष्ट्रपति की ज़रूरत ही क्यों? तो ये सवाल हैं कुछ बच्चों के जिनको उठाए गए हैं और इनके जवाब आपके द्वारा और आपके जो टीचर हैं उनसे आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका। इस बार भी हम सरकारी आदेश के उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो सोचिए क्या होता। तो इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरत माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकारों के बीच, या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ये फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। ऐसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इसे लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के मशवरे में नियुक्त करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं
और इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद फिर उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे इसको संविधान की वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता के उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल होता है। चलिए कुछ बात पढ़ते हैं। जैसे गठबंधन सरकार, विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। कार्यपालिका व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जिसके पास देश के संविधान कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या कहलाती है? संस्थाओं का एक ऐसा समूह है जिसके पास देश के व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों या संसाधनों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानून विवादों को निपटाने और अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका, जनप्रतिनिधियों की सभा, उनके पास देश को कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था, देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह है। आरक्षण, भेदभाव के शिकार, वंचित एवं पिछड़े लोगों या समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति है। राज्य, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप से प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा। कुछ प्रश्नावली के प्रश्न हैं जिन्हें आपको पढ़ने हैं और इसके कुछ चीज़ें हैं जिसमें बुक को आपको देखने हैं। मैंने जो शुरुआत करी थी, जो पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। किस तरीके से 27% रिजर्वेशन का ये आदेश निकला था और साइन किए गए होंगे।
तो हम जो पढ़ रहे थे, आज चैप्टर पढ़ा हमने अध्याय 5 में संस्थाओं का कामकाज। दोस्तों ये पॉलिटी का चैप्टर था और इस पॉलिटी के चैप्टर में बेसिकली हमारा आज जो मतलब था पढ़ने का, उसमें हम पॉलिटिकली संस्थाओं के काम को किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ उसमें सहमत होती हैं या असहमत होती हैं। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकालों को समझा। तो ये सभी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में जाना। तो इसी तरह हमने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पॉलिटी के अध्याय 5 को अभी कंप्लीट किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इसी बातों के साथ हम जल्दी ही और अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी नए वीडियो के साथ जल्दी ही आएंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए, जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।